हेलो एवरीवन, इंडिया ज्योग्राफी विद आकृति में आपका स्वागत है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको मैंने आपको शोध के प्रकार और विशेषताओं को तो अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन उद्देश्यों को मैंने बता दिया है उद्देश्यों तक। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक चर है, जिसको वेरिएबल्स बोलते हैं। अगर शोध में आप चर या वेरिएबल्स के टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप शोध के 25% को अपने हाथों में कर लेंगे। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से इसको क्लियर करते चलिए और मैं बताती चलूँगी, आप इसको समझते चलिए, अपने नोट्स में नोट्स करते चलिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे चर। जब तक आप चर को नहीं जानेंगे आप रिसर्च में कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चर। चर जिसे प्रदत्त बोलते हैं। प्रदत्त जैसे एक हिंदी में होता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो इसका जो प्रा होता है उससे हो जाएगा पहले और दत्त से हो जाएगा दिया हुआ। तो चर किसे कहते हैं? जो पहले से दिया हो इसी को ही चर कहते हैं। चर को ही प्रदत्त बोलते हैं। प्रदत्त में ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रा जो होता है वो पहले से, दत्त जो होता है वो दिया हो। और चर में अगर हम बात करें तो जैसे अगर 2 से कम चर है, 2 से कम चर पर कभी भी रिसर्च नहीं होता है। कम से कम उससे ज़्यादा होना चाहिए या 2 तो होने ही चाहिए, तभी आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। जिसको बदला जा सके, जिसमें परिवर्तन किया जा सके, वही चर है। अगर आप बदलाव नहीं कर पा रहे हैं उसमें और उसको बदल नहीं पा रहे, उसको में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, तो वह चर नहीं है। नेक्स्ट हम बताएंगे शोध की प्रक्रिया में जो टॉपिक होता है, जिसके संबंधों को हम बताते हैं, वही चर है। आइए इसको थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम आगे इसको बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे शोध की प्रक्रिया में जिसके संबंधों को बताया जाता है वह चर है। जिस टॉपिक के संबंधों को बताया जाता है, जिसके संबंध को बताया जाता है, उसी को चर कहते हैं। जो परिवर्तनशील है, जैसे मैंने बताया अभी, जो परिवर्तनशील है उसको चर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा वस्तु या घटना। कोई वस्तु है या घटना है उसके जिसके गुण को मापा जा सकता है। इसमें मापन भी होता है और गुणात्मक, मात्रात्मक, वास्तविक, अवास्तविक, स्वतंत्र, आश्रित, ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा। तो वस्तु या घटना, वह गुण को जिसको मापा जा सकता है उसे चर बोलते हैं। वेरिएबल्स जिसका प्रयोग हम मनोविज्ञान में करते हैं। चर जो होता है, शोध वैसे भी मनोवैज्ञानिक होता है, तो जिसका प्रयोग हम मनोविज्ञान में करते हैं वह चर है। जो वैज्ञानिक है, ये एक वैज्ञानिक तरीका ही होता है, वैज्ञानिकता पर ही आधारित होता है, क्योंकि इसमें अफवाहों पर विश्वास नहीं किया जाता है। दूसरे के बताए पर, किसी ने आपको कोई सूचना बताई, कोई सूचना बता रहा है, आप उस पर विश्वास कर ले, तो शोध में ये नहीं होता। इसमें ओरिजिनलिटी होती है, मौलिकता होती है। जब तक वो खुद जाके शोध नहीं करेगा वहाँ पे उस घटना स्थल का, तब तक इसमें माना नहीं जाता, उसको मान्यता, उसको सिद्ध नहीं। इसमें प्रूफ की आवश्यकता होती है, इसमें शुद्धता होती है। जब सामने से जाकर आप रिसर्च करेंगे तभी इसमें मान्यता प्राप्त होती है, इसको मान्यता दी जाती है, वरना इसको नकार दिया जाता है। तो इसमें जो वैज्ञानिक हो वही चर है। आप इसको नोट कर लीजिए। आप चर के कुछ प्रकार हैं, मैं आपको उसके साथ आपको डिस्कस कर रही हूँ, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जैसे मैंने बताया, अब मैं चर के प्रकारों को बताऊंगी, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इसको आप जान लीजिए और इसके बारे में मैं अभी एक एक को आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए चलूंगी। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं चर के प्रकार। जैसे अभी तक हमने जाना कि चर किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या इसमें प्रोसीजर है, हमने सब कुछ जान लिया। अब हम इसके प्रकार को जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर। आप स्वतंत्र और आश्रित चर से आप मतलब लगा सकते हैं। जैसे हमारे मनोविज्ञान में होता था कि एक छात्र होता था और शिक्षक होते थे और पाठ्यक्रम होता था। तो इसमें पाठ्यक्रम तो नहीं है, लेकिन इसमें 2 चर हैं, एक छात्र है और एक शिक्षक है। तो जो छात्र होता था वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड होता था, शिक्षक जो बताता था छात्र उसको ग्रहण करता था। तो इसमें क्या है, स्वतंत्र जो है, स्वतंत्र कौन होता था? शिक्षक होता था, क्योंकि शिक्षक के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता था। आश्रित कौन रहता था? छात्र रहता था। छात्र क्या है? आश्रित चर। शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर। आप इससे इसको समझ सकते हैं रिलेट करके। स्वतंत्र चर के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप ई और टाइप एस। अभी मैं इसको अच्छे से बताऊंगी। जैसे इलेक्टिव, टाइप ई को बोलेंगे इज फॉर इलेक्टिव और टाइप एस को बोलेंगे सिलेक्टिव। नेक्स्ट हम आ जाएंगे वास्तविक चर और अवास्तविक चर।
वास्तविक चर में जैसे दो चर होते हैं और अवास्तविक चर कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें कोई वो सीमा नहीं होती है इसकी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे गुणात्मक और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर जैसे आपकी क्वालिटी को बताया जाए, आप क्या काम करते हो, जिसको मापा ना जा सके, संख्याओं में ना मापा जा सके। मात्रात्मक आपकी मात्रा को बताया जा सके, आप इसमें कितने अच्छे काम करते हो, आपकी क्वालिटीज़ क्या है, वैल्यू क्या है, कर्तव्य क्या है और ईमानदारी जैसे, इसको आप गुणात्मक चर में समझ सकते हैं। मात्रात्मक चर से है कि आपकी एज बताई जा सके, लंबाई बताई जा सके और वृद्धि, ये सब आपका किस में आ जाएगा, मात्रात्मक चर में आ जाएगा। मात्रात्मक चर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सतत चर और एक होता है असतत चर। मात्रात्मक चर में आपको संख्यात्मक मान बताया जा रहा था और सतत चर और असतत चर में इसमें दशमलव में बात की जाएगी। और सतत चर जो होता है ये दशमलव में लिखा जा सकता है, जैसे आपकी बुद्धि लब्धि हो गई और कुछ ऐसे मान होंगे, मैं भी आपको आगे बताऊंगी अच्छे से। और इसमें इसका जो है ये दशमलव मान में लिखा जा सकता है। असतत चर से मतलब हो जाएगा जैसे इसका पूर्ण मान लिखा जाएगा, दशमलव में करके इसका पूर्ण मान लिख दिया जाएगा। जैसे अगर किसी कक्षा की बात की जा रही है, किसी कक्षा की बात की जा रही है कि उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसको आप दशमलव में नहीं लिख सकते हैं या माइनस में या कुछ भी पॉइंट में आप नहीं लिख सकते हैं कि 2.5 बच्चे पढ़ रहे हैं या 1.5 बच्चे, आप इसको इस तरह से नहीं, आप इसको पूर्ण मान इसमें लिखेंगे। असतत चर में पूर्ण मान आ जाता है, सतत चर में आप दशमलव में भी लिख सकते हैं। अभी आपको ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, आपको बहुत मजा आने वाला, आप इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं चर के प्रकार। चर के प्रकार में सबसे पहले हम जानेंगे स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर जिसको मैंने बताया ये छात्र होता है और यह स्वतंत्र चर में शिक्षक होता है और आश्रित चर में छात्र होता है, क्योंकि छात्र जो है उस पर डिपेंड होता है। तो स्वतंत्र जो होता है ये स्वतंत्र चर जो होता है एकदम स्वतंत्र होता है, इसको किसी का परमिशन या ये सब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ये किसी पर डिपेंड होता है। जैसे अगर व्यंजनों में बात करूँ स्वर और व्यंजन में, तो जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन जो होते हैं उन्हीं पर डिपेंड होते हैं। बिना व्यंजनों के स्वर के माध्यम से व्यंजनों का आविष्कार या मतलब कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे ही स्वतंत्र चर और आश्रित चर भी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें जोड़ सकते हैं हम, इसमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है, घटा बढ़ा सकते हैं, इसमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है, घटा बढ़ा किया जा सकता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। और आश्रित चर में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो इसके ऊपर आश्रित होता है ना, ये स्वतंत्र चर पर आश्रित होता है। जैसे वर्षा अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी। अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। इसमें वर्षा से हमारा तात्पर्य क्या हो जाएगा, ये स्वतंत्र चर है, ये स्वतंत्र चर है। और फसल क्या है हमारा, आश्रित चर है। वर्षा से हमारा तात्पर्य है ये स्वतंत्र चर है और फसल से हमारा तात्पर्य है ये आश्रित चर है। क्योंकि वर्षा में जो है इसमें हमने क्या कहा था कि जोड़ तोड़ सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया या मध्यम बारिश हुई, अगर बाढ़ आ गया तो फसल तो जान लीजिए नष्ट ही हो जाएगी। अगर सूखा पड़ गया तो फसल सूख जाएगी। अगर मध्यम बारिश हुई तो फसल सही रहेगी। तो वर्षा पर ही क्या आधारित होता है, फसल आधारित होती है, इसी पर ही डिपेंड होती है। तो आप इसे समझ सकते हैं स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर स्वतंत्र होता है, इसमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है। आश्रित चर इसके ऊपर डिपेंड होता है, अगर इस पे जो कारण होगा इस पर प्रभाव उसका पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे
अधिगम अच्छी है तो उपलब्धि मिलेगी। ठंडी बहुत है, हाथ नहीं काम कर रहा, उपलब्धि मिलेगी। जैसे अधिगम से हमारा तात्पर्य है अधिगम स्वतंत्र है और उपलब्धि जो है ये आश्रित है। क्यों? क्योंकि अधिगम आप अच्छे से करेंगे तो उपलब्धि आपको बहुत अच्छी मिलेगी। अगर अधिगम में आप थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो उपलब्धि आपको नहीं मिलेगी, आप 2-4 नंबर या कुछ से रुक ही जाएंगे। क्योंकि रिजल्ट तो कुछ नहीं आपका वो करता है, शो करता है या दिखाता है, लेकिन रिजल्ट से ही पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अगर आप अधिगम थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो फिर ये आपका फर्क किस पे पड़ेगा? उपलब्धि पर, क्योंकि उपलब्धि जो है वो आपके अधिगम पर ही डिपेंड होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आपको हम मैं आशा ही अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बारे में, और मैंने बताया था स्वतंत्र चर को 2 टाइप्स इसके होते हैं, टाइप ई, टाइप एस, जिसको टाइप ई को इलेक्टिव बोलते हैं और टाइप एस को सिलेक्टिव बोलते हैं। तो इलेक्टिव से हमारा मतलब हो जाएगा जैसे ऐसे चर जिनमें अपने मर्जी से जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसमें हम अपनी मर्जी से जोड़ या घटाव कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना हम चाहेंगे उतने में ही उसको बताएंगे, जिसका मान उतना ही सामने वाले को पता चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? टाइप ई इलेक्टिव होता है। और सिलेक्टिव क्या हो जाएगा? ऐसे चर जिनके मान में जोड़ तोड़ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, जो अपने अनुसार घटता व बढ़ता है, उसको टाइप एस बोलते हैं, सिलेक्टिव बोलते हैं। जैसे अब इलेक्टिव पे हम आ जाएंगे, ऐसे चर जिनमें अपने मर्जी से जोड़ा या घटाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्टिव बोलते हैं। जैसे लंबाई, वजन, मोटिवेशन, पुरस्कार और दंड। टाइप एस से अगर हम देखेंगे तो इसमें हम इसमें कोई त्रुटि नहीं कर सकते, कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकते। ये अपने अनुसार घटता हुआ बढ़ता है, बदलाव करता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम करेंगे तो एज आ जाएगा, नैतिकता आ जाएगी और कर्तव्य आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं बताने जा रही हूँ। अब देखिए, वास्तविक चर और अवास्तविक चर किसको कहते हैं? जैसे ऐसे चर जिन्हें केवल 2 भागों में बांट सकते हैं। वास्तविक चर को सिर्फ 2 भागों में बांट सकते हैं और अवास्तविक चर को कई भागों में बांट सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं होती, मैंने पिछले उसमें बताया था। ऐसे चर जिन्हें केवल 2 भागों में बांट सकते हैं वो वास्तविक चर होते हैं। जैसे अगर मैं आर्थिक स्थिति के आधार पर बांटूं तो आप इसमें कह सकते हैं, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे आप किसी समाज में रह रहे हैं, किसी समाज में रहते हैं तो आपको वहाँ आपने महसूस किया होगा कि वहाँ पर अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। ये हर एक जगह, कोई आप उसमें जज नहीं होता है कि जिसको जो बता दे ये गलत है तो वो इंसान गलत ही हो गया, क्योंकि हर जगह अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं, हर जगह भ्रष्टाचारी होते हैं और जिनको सताया जाता है वो होते हैं। तो ऐसे इसमें भी अगर मैं देखूंगी तो आर्थिक स्थिति के आधार पर अमीर और गरीब में बांटा जाता है, क्योंकि जो इंसान अमीर रहेगा तो गरीब रहेगा, जो गरीब रहेगा, अगर जो गरीब नहीं रहेगा तो अमीर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर इंसान गरीब है तभी अमीर का अस्तित्व है। अगर गरीबी खत्म ही हो जाएगी तो फिर किसी को अमीर थोड़ी ना कहा जाएगा, ना किसी को गरीब कहा जाएगा, सब इक्वल हो जाएंगे। तो जहाँ पर आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी रहेगी उसको अमीर कहा जाएगा और जिसकी आर्थिक स्थिति खराब रहेगी उसको गरीब कहा जाएगा। तो आर्थिक स्थिति के आधार पर वास्तविक चर को 2 भागों में बांट सकते हैं, अमीर और गरीब। नेक्स्ट आ जाएंगे शिक्षा। शिक्षित और अशिक्षित। अगर सब लोग शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो कोई उसमें अशिक्षित रह ही नहीं जाएगा। तो अगर शिक्षित है इंसान कहीं किसी समाज में तो वहाँ पर अशिक्षित लोग भी हैं तो अगर वहाँ पे सारे लोग पढ़े हो जाएंगे तो आप उसमें डिवाइड नहीं कर पाएंगे कि ये शिक्षित है या अशिक्षित है, ये तो फिर उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगर जहाँ पे 2 टाइप्स के लोग हैं, जैसे कोई पढ़ा लिखा हुआ इंसान जाता है तो वहाँ पे शिक्षित वो रहता है, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनका महत्व ज़्यादा पड़ता है।
उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है शिक्षित लोगों का। तो उसमें क्या बांट दिया जाता है, ये शिक्षित है और ये अशिक्षित है। इसके आधार पर आप शिक्षा को शिक्षित और अशिक्षित बांट सकते हैं। अगर अशिक्षित नहीं रहेगा तो शिक्षा का कोई महत्व भी नहीं रहेगा। तो अगर शिक्षित है तो अशिक्षित का महत्व है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि सबको शिक्षित होना चाहिए। अशिक्षा आपको बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे लिंग के आधार पर मेल और फीमेल। अगर सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स रहेंगी तो मेल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, अगर मेल मेल रहेंगे तो गर्ल्स फीमेल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर मेल है तो फीमेल का अस्तित्व है, फीमेल है तो मेल का अस्तित्व है। तो लिंग के आधार पर अगर हम बांटेंगे तो मेल और फीमेल में। निवास स्थान के आधार पर, अगर आपको आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा इस पर कि लिंग में तो 3 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग भी होता है। तो मैं बता दूं, मनोविज्ञान में जो नपुंसक लिंग होता है उसको फीमेल में ही माना जाता है। आगे हम जानेंगे निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर एक शहरी होता है, एक ग्रामीण होता है। अगर आप सब लोग शहर में ही रहने लगेंगे, गांव में कोई खेती या किसानी नहीं करेगा तो शहर का कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा। लेकिन जब अगर गांव में खेती और किसानी हो रही है तो शहर भी चल रहा है। तो ग्रामीण से ही शहर का क्या है, अस्तित्व है। तो निवास स्थान के आधार पर कैसे आप बांट सकते हैं वास्तविक चर को, शहरी और ग्रामीण के आधार पर। ये हो गया आपका वास्तविक चर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अवास्तविक चर। अवास्तविक चर, इसमें डिपेंडेंट वाला कोई वो नहीं रहता, भाव नहीं रहता है, इसमें सब स्वतंत्र ही रहते हैं। बस इसको आपको समझने की जरूरत है, और ये जैसे इस पे क्वेश्चन आता है मैं उसको एकदम डायरेक्ट आपसे लिंक करवा रही हूँ। तो अवास्तविक चर से हमारा तात्पर्य हो जाएगा जिन्हें 2 से ज्यादा चरों में बांट सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि जिस चर में केवल चर जिसे कहते हैं जिसमें 2 चर अनिवार्य होते हैं। अगर 2 से ज्यादा भी चर हैं उसको भी चर बोलते हैं, और इसमें तो 2 चर थे ही वास्तविक में। अवास्तविक में कई चर हो सकते हैं। तो देखिए मैं कई चर वाला उदाहरण अब बता रही हूँ। जैसे बुद्धि लब्धि हमारी हो गई, हमने मनोविज्ञान में पढ़ा है बुद्धि लब्धि के बारे में, बहुत सारी निकाले थे। उसमें कई भागों में बच्चों को बांट दिया जाता है। जिसकी बुद्धि ज़्यादा होती है उसको प्रतिभाशाली, जिसकी सबसे कम होती है उसको मंद में, जिसकी मध्यम में होती है उसको सामान्य बालक में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे कई भागों में विभाजित करते हुए चले आते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अधिगम के सिद्धांत में। तो अधिगम के सिद्धांत में भी बहुत लोग हैं, मैंने कुछ लोग को मेंशन किया है, जैसे पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर, हल, बहुत लोग रहते हैं। तो इनका आप ले सकते हैं उदाहरण। गार्डनर की बुद्धि सिद्धांत ले सकते हैं। गार्डनर ने भी बहुत प्रकार के बुद्धि सिद्धांत बताया, पहले 8 बताया था, फिर उसमें एक और जुड़ा 9, अब वर्तमान में 2 और जुड़े हैं। अब तो क्या एक और हो गया है। तो अब क्या हो गया, अब इस गार्डनर में बुद्धि के सिद्धांत को 10 प्रकार में बता दिया गया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आपका वास्तविक चर, ये हो गया अवास्तविक चर। वास्तविक चर में 2 चर होते हैं, अवास्तविक चर में कई चर हो सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जानेंगे गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर से तात्पर्य हो जाता है, आप समझ रहे होंगे, आपकी क्वालिटी, जो आपके अंदर जो गुण है आपके, उसको आप संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। उसको आप जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है ईमानदारी। आप ईमानदारी को संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? बिल्कुल कभी भी नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो गुण की आपके गुणों को बताता है, आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को व्यक्त करता है। मात्रात्मक चर से हमारा तात्पर्य, मात्रात्मक से आप समझ रहे होंगे, ये संख्या जिसकी मात्रा बताई जाए, जिसके परिणाम को बताया जाए, परिमाण को बताया जाए, तो मात्रात्मक से हो जाएगा संख्यात्मक मान। अब हम आ जाएंगे गुणात्मक चर। इसको हम अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से समझ लेते हैं। जैसे जिस चर को संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक चर बोलते हैं। जैसे ईमानदारी, आप ईमानदारी को संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। ईमानदारी आपके व्यवहार में झलकती है, जो आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, आप उसके साथ छल कपट नहीं कर सकते, उसमें आपकी ईमानदारी झलकती है। कर्तव्य, कर्तव्य जो दूसरे के प्रति आपका कर्तव्य होता है, आप अपना कर्तव्य करते हैं, चाहे आपको फीडबैक उसका मिले चाहे न मिले, लेकिन आपको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। सत्यवादी, हमेशा सत्यवादी, इसको भी आप संख्या के रूप में बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। सामाजिक, सामवेगिक, नैतिकता, आपका संस्कार, नैतिक जो होता है संस्कार होता है, आप अपने संस्कार को संख्या के रूप में तो कभी नहीं लिख सकते हैं।
ये हो गया आपका गुणात्मक चर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मात्रात्मक चर के बारे में। जैसे जिस चर को संख्या परिमाण के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मात्रात्मक चर से तात्पर्य हमारा है जिसको हम परिमाण व संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसको मात्रात्मक चर बोलते हैं। जैसे वजन, आप जब वो अपने वजन को तौलते हैं, देखते हैं, तो आप उसको संख्या के रूप में आराम से लिख के व्यक्त कर सकते हैं। आपकी लंबाई जब नापी जाती है तो आप उसको भी संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ग्रोथ, आपकी आवृत्ति जो होती है, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो कितने ग्रोथ जैसे आप परसेंटेज में लिखेंगे, इससे हो जाएगा। तो ये आपका मात्रात्मक से हो गया। अब मात्रात्मक के कुछ प्रकार हैं, जैसे सतत, असतत चर। तो अब हम उसको समझेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं मात्रात्मक चर के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे सतत चर और असतत चर। सतत चर से हम जानेंगे प्रत्येक मान जिसको हम दशमलव में लिख सकते हैं। सतत चर से बस इतना ही हमारा तात्पर्य है कि जिसका मान हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं उसको सतत चर बोलते हैं। जिसका मान हम दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको असतत चर बोलते हैं। सतत चर जिसका मान हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं उसको सतत चर बोलते हैं। जैसे वजन, लंबाई, बुद्धि लब्धि। वजन को आप जैसे लिख सकते हैं, आप जब तौलने जाते हैं तो 50 किलो पॉइंट में कुछ आ जाता है, 1 या 2 पॉइंट, तो आप उसको भी लिखते हैं। तो वजन को आप पॉइंट में लिख सकते हैं। लंबाई की बात की जाए तो 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, तो इसको भी आप दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि, जैसे इसका एक सूत्र होता है मनोविज्ञान में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, MA/CA/100। इसी से आपका निकाला जाता है इसका बुद्धि लब्धि। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इससे आपका निकाला जाता है, इसका बुद्धि लब्धि निकाला जाता है। तो इसको भी आप निकाल कर जब लास्ट में इसका निष्कर्ष निकलता है तो आप इसको भी पॉइंट में भी व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे असतत चर पे, जिसको हम पूर्ण मान या दशमलव की संख्या में नहीं लिख सकते हैं उसको असतत चर बोलते हैं। जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या, कोई कक्षा है उसमें ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें आप इसको पॉइंट में तो लिख नहीं सकते हैं कि 11.5 बच्चे बैठे हैं या 15.5 बच्चे बैठे हैं। आप उसको पूर्ण रूप में, अगर 45 बच्चे बैठे हैं तो आप 45 भी लिखेंगे, पूर्ण मान लिखेंगे। छात्रों की संख्या को आप दशमलव में नहीं लिख सकते हैं। किसी भाषा को कितनी भाषाएं होती हैं, आप अगर जैसे हमारे यहाँ 22 भाषाओं को मान्यता मिली है तो आप 22 भाषा ही तो लिखेंगे, या भाषाओं को आप पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं, भाषा आ जाएगी। परिवार के सदस्यों को अगर आप काउंट करेंगे तो उसको भी आप पॉइंट में नहीं लिख सकते, मनुष्य को तो बिल्कुल भी आप पॉइंट में नहीं लिख सकते। तो ये आपका हो गया असतत चर। अब आपका चर जो है, मैंने चर को आप यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, और हम इसकी विशेषताओं को आगे जानेंगे। बहुत सारे अभी बहुत कुछ जानना है इस रिसर्च में। अभी तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, बाकी अभी तो बहुत कुछ है। तो आप तैयार करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। बस मेरा भी यही कर्तव्य होता है कि मैं कह देती हूँ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाकी कोई उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से। आप पढ़िए, मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत मज़ा आता है, बस मैं इसीलिए पढ़ाती हूँ। बाकी आप इसको अपने साथ पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।